नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा जो ये करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स मतलब जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 8 देखेंगे, मतलब पार्ट 1 to 7 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बाकी के पार्ट्स के आप वहाँ पे लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं रिकैप करने के लिए लेकर आया हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने क्या क्या कवर किया था। तो इसमें मोदी जी का 3rd कैबिनेट का सारा डिटेल्स है ना, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बने हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 का सारा डिटेल्स, फिर लोकसभा इलेक्शन में कितने इस बार वीमेन और मुस्लिम एमपी बने, फिर इसके साथ साथ जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके सारे डिटेल्स, कौन वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं। इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, जिसमें पार्ट 1 में टोटल 51 क्वेश्चन थे। पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, फिर यहाँ पे कुछ इंडेक्स देखिए, फिर यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित हुआ, ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा किसके द्वारा लाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। इस तरीके से पार्ट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा मैंने पार्ट 3 में कवर किया है। पार्ट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट 6 ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, इसमें 50 क्वेश्चन था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग एक लिस्ट देखकर समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग चलते हैं पार्ट 8 की तरफ, और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 302 से, क्योंकि हम लोग 301 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 to 7 में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, और इस वीडियो का भी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ पिछले जो 7 वीडियो हैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 302, DLS मेथड के सह आविष्कारक मतलब को इन्वेंटर फ्रैंक डकवर्थ की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। यह मेथड किस खेल से संबंधित है, मतलब ये जो DLS मेथड है ये किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है क्रिकेट से। 302 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। DLS का फुल फॉर्म होता है डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड। इस मेथड को पहली बार लाया गया था फ्रैंक डकवर्थ के द्वारा, और इनके साथ साथ जो एक स्टैटिस्टिशियन थे टॉनी लुईस, इन दोनों के द्वारा इस मेथड को बनाया गया था। बाद में ऑस्ट्रेलिया के एक स्टैटिस्टिशियन थे स्टीवन स्टर्न, उन्होंने इस मेथड में कुछ सुधार किया था, इसलिए इनका भी नाम जुड़ गया और पूरा नाम हो गया डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड, शॉर्ट में कहा गया DLS मेथड। अब इस मेथड का आखिर क्रिकेट में क्या यूज़ किया जाता है, तो बारिश से अफेक्टेड जो क्रिकेट के मैच होते हैं, मतलब जिन मैचों में बारिश हो जाती है, तो उन मैचों में रिजल्ट निकालने के लिए, मतलब उस मैच का रिजल्ट निकालने के लिए DLS मेथड का यूज़ किया जाता है। तो जो क्रिकेट देखते हैं, जिनका क्रिकेट में रुचि है, वो अच्छे से इस मेथड के बारे में जानते हैं। अब DLS मेथड का ऑफिशियली पहली बार यूज़ किया गया था ICC के द्वारा 2001 में। हालांकि बायलेटरल सीरीज में इस मेथड को 1997 में यूज़ किया जा चुका था, लेकिन ICC के द्वारा ऑफिशियली इसको 2001 में यूज़ किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं एक बार फिर से ओम बिरला जी। 303 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अपोजिशन पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा था उस कैंडिडेट का नाम था, कांग्रेस के वो कैंडिडेट थे कोडी कुनिल सुरेश, मतलब के सुरेश। अब अपोजिशन पार्टी का जो गठबंधन है उस गठबंधन का नाम है इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जिस तरीके से जो भाजपा लेड जो गठबंधन है, जिसमें भाजपा मेन पार्टी है, उस गठबंधन का नाम है NDA, जिसकी सरकार अभी चल रही है केंद्र में, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।
उसी तरीके से जो इंडिया गठबंधन है उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में ये वाला जरूर आ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं लोकसभा में, तो ये बने हैं राहुल गांधी जी। 304 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी कुछ जानने के लिए बातें हैं, जैसे कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हुआ है लोकसभा में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले कोई पार्टी ऐसी होती ही नहीं थी जिसको लोकसभा में 10% ऑफ सीट्स मिले, क्योंकि ये नियम है कि आपको 10% अगर सीट मिलेगा तो ही आप लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब बन सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। और इन लोगों के पास आती नहीं थी, पहली बार मतलब 2014 में थी 44 सीटें, 2019 में थी कितनी 52 सीटें। तो इस तरीके से अगर 543 का 10% निकालिएगा तो वो नहीं आता है। तो ये दोनों बार लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट लोकसभा में खाली रहा। तो 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, 10 सालों के बाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हुआ है लोकसभा में। अब जान लेते हैं स्पीकर कौन है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं ओम बिरला जी। डेप्यूटी स्पीकर कौन है, तो अभी वैकेंट है, अभी उसका चुनाव नहीं हुआ है, आगे होगा चुनाव। लीडर ऑफ द हाउस कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि ये लोकसभा से मेंबर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली लीडर ऑफ हाउस हो जाते हैं अगर वो उस हाउस के मेंबर है तो मेंबर तो है, वाराणसी से चुनाव जीते हैं। डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस कौन है, तो यह है नितिन गडकरी जी। लीडर ऑफ द हाउस पीएम मोदी और डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस है नितिन गडकरी जी। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यह है राहुल गांधी जी। डेप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, तो यह है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है, यह है उत्पल कुमार सिंह जी। 305 संसद के उच्च सदन के नेता कौन बने हैं, तो संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो यह होता है राज्यसभा। अगर पूछा जाए निम्न सदन कौन सा होता है, तो वो होता है लोकसभा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के नेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं जेपी नड्डा जी। 305 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब जानते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो ये हैं जगदीप धनखड़ जी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उपराष्ट्रपति, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। तो अभी उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, तो ऑटोमेटिकली ये राज्यसभा के चेयरमैन हैं। जिस तरीके से लोकसभा में स्पीकर होते हैं उसी तरीके से राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। जिस तरीके से लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उसी तरीके से राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। तो ये कौन है, ये हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू पार्टी से हैं, जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है नीतीश कुमार जी की, उनके हैं ये हरिवंश नारायण सिंह जी जो हैं, जो कि डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के। लीडर ऑफ द हाउस कौन है राज्यसभा में, तो ये हैं जेपी नड्डा जी, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस कौन है, तो यह है निर्मला सीतारमन जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा में कौन है, लोकसभा में तो राहुल गांधी जी थे, हम लोग पिछले प्रश्न में देखे हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा में कौन है, तो यह है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अगर पूछा जाए डेप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है राज्यसभा में, तो यह है प्रमोद तिवारी जी। अब पूछा जाए सेक्रेटरी जनरल कौन है राज्यसभा के, तो यह है प्रमोद चंद्र मोदी जी। आगे देखते हैं 306 नेटो के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं, न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं नेटो के। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो नए प्रधान सचिव बने हैं मार्क रूटे। 306 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेटो जो है वो यूएस के द्वारा लेड ये वेस्टर्न मिलिट्री एक अलायंस है। अब नेटो जिसका फुल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने अपॉइंट किया है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे को अपना नया सेक्रेटरी जनरल इन्होंने अनाउंस किया है। अब मार्क रूटे जो हैं वो रिप्लेस करेंगे अभी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कि नॉर्वे के हैं, उनको ये रिप्लेस करेंगे। अब नेटो का प्राइमरी एम क्या है,
तो इनका प्राइमरी एम जो था वो पहले ये था कि सोवियत यूनियन को इन्होंने रोकना था। सोवियत यूनियन जिसका विघटन हो गया 1991 में, अब तो ये कई देशों में बट गया है, जो कि सोवियत यूनियन को लीड करता था, आज का जो रसिया है वो लीड करता था, अब तो कई देशों में इसका विघटन हो गया है। तो उस टाइम सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, इसको रोकना था, क्योंकि आप जानते हैं उस समय दो ही आइडियोलॉजी मेन थी, एक कम्युनिस्ट थी और एक कैपिटलिस्ट थी। कैपिटलिस्ट को अमेरिका लीड करता था, कम्युनिस्ट को यूएसएसआर लीड करता था। तो इनकी आइडियोलॉजी को रोकने के लिए बनाया गया था नेटो, नहीं तो इनकी आइडियोलॉजी पूरे यूरोप में फैल जाती। तो अब क्या है, नेटो है क्या? ये कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है। इसका मतलब ये हुआ कि नेटो का कोई भी मेंबर है, अगर उस पर किसी एक देश ने अटैक किया, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने नेटो के हर मेंबर पे अटैक कर दिया है। तो इसीलिए जो भी नेटो का मेंबर होगा उस पर तो कोई देश अटैक करेगा ही नहीं। तो बेसिकली इसका मतलब यही था कि यूएसएसआर किसी पे अटैक नहीं करे, अदरवाइज हम लोग मिल के यूएसएसआर को जवाब देंगे। तो अब देखिए, यही इसका मेन रीज़न है कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। हालांकि नेटो यूक्रेन को अभी लेने से इनकार करता है। अभी भी यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, इसीलिए तो अभी रूस ने आक्रमण कर दिया ना। अभी आक्रमण किया है, जो कि लगभग 2.5 सालों से युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, आप लोग जानते हैं। तो नेटो में अभी 32 मेंबर है और इसी साल स्वीडन जो है 32वां मेंबर बना था नेटो का 7 मार्च 2024 को। अब नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। आइए आगे देखते हैं 307। निम्न में से कौन सा शहर यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर बना है? फर्स्ट लिटरेचर सिटी बना है यूनेस्को के लिस्ट में, वो भारत का कौन सा शहर है? तो वो है कोझिकोड। 307 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि कोझिकोड, जो कि केरला में है। इन्होंने इतिहास बनाया है, फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बना है भारत का। अब ये जो है, ये कितना बड़ा रिकॉग्निशन मिला है, ये कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है ये जो शहर है कोझिकोड, इसके जो मतलब जो रिच लिटरेरी हेरिटेज है उसको कहीं ना कहीं ये हाईलाइट करता है। और साथ ही साथ जो कोझिकोड का कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ये यूनेस्को सिटी ने इसको घोषित किया है अपना पहला लिटरेचर सिटी भारत का। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 308। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आप जानते हैं अभी काफ़ी विवाद हुआ था, नीट का जो पेपर लीक हुआ था, इसीलिए इसका डायरेक्टर जनरल को ही चेंज किया गया है। तो पहले थे सुबोध कुमार सिंह जी, अब बन गए हैं प्रदीप सिंह खरोला जी। 308 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रदीप सिंह खरोला हैं, इनको अपॉइंट किया गया इसलिए क्योंकि भाई पब्लिक का विश्वास वापस लाना है नीट के एग्ज़ाम के ऊपर। तो इस एग्ज़ाम में जो सारे इरेगुलरिटीज़ हुए हैं, जो पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में काफ़ी मतलब असंतुष्ट हैं। इसीलिए अभी फ़िलहाल क्या किया गया है, डायरेक्टर जनरल को मतलब चेंज कर दिया गया, सुबोध कुमार सिंह को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके पुनर्गठन के लिए नियुक्त की गई सरकारी समिति की अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब इसका क्या है, इसका पुनर्गठन किया जा रहा है फिर से। अब इसके लिए 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है। तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन जी। 309 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, उन्होंने 7 मेंबर की एक कमेटी गठित की गई, मतलब गठित की है उन्होंने। अब जिसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन जी। अब ये क्या करेंगे, ये रिव्यू करेंगे और जो भी रिफॉर्म होगा उसको सजेस्ट करेंगे। इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो भी रिफॉर्म की ज़रूरत होगी ये बताएंगे। अब गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया है, इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि अभी हाल ही में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये जो अंडर ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है नीट एग्ज़ाम 2024 का, उसका पेपर लीक हुआ था, ऐसा छात्रों का कहना है और कई मीडिया का भी कहना है कि लीक हुआ था। तो उसको लेकर और साथ ही साथ नेट यूजीसी एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया गया था। तो ये सारी मतलब कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 7 मेंबर की कमेटी है, हेड कर रहे हैं के राधाकृष्णन जी, जो कि फॉर्मर इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। अब बाकी के जो 6 मेंबर हैं वो हैं प्रोफेसर बीजे राव जी, प्रोफेसर राम मूर्ति के,
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पंकज बंसल, प्रोफेसर आदित्य मित्तल और गोविंद जायसवाल, ये सभी इसको बाकी के 6 मेंबर हैं और लीड कर रहे हैं के राधा कृष्णन। 310 भारत के किस राज्य में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई है? तो पहली बार की गई है छत्तीसगढ़ में लिथियम ब्लॉक की नीलामी। 310 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो माइका साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसको मिला है देश का पहला लिथियम ब्लॉक जो कि छत्तीसगढ़ में है। अब कौन सा लिथियम ब्लॉक है? ये है कटघोरा लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है REE इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ये ब्लॉक मिला है, ये अवार्ड किया गया है माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को। अब वो लोग इसकी माइनिंग करेंगे, सरकार की तरफ से इनको ये नीलामी में ये जीते हैं। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस कौन है? तो ये हैं जी किशन रेड्डी जी। मतलब कोयला और खनन मंत्रालय किनके पास है? तो ये है जी किशन रेड्डी जी। आगे देखते 311वां, हाल ही में किस देश के द्वारा चंद्रमा के डार्क साइड से पृथ्वी पर मिट्टी लाया गया है? तो वो देश है चाइना। 311 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चाइना जो है ये पहला ऐसा देश बना है जो चंद्रमा के फार साइड से, जिस साइड में हमेशा अंधेरा रहता है, उस साइड से ये मिट्टी उठा कर लाए हैं। अब इन्होंने कितना मिट्टी लाया है? लगभग 2 kg ये मिट्टी लाए हैं, मतलब मून के डार्क साइड से। अब इससे ये करेंगे क्या? तो बेसिकली ये पता लगाएंगे कि क्या मतलब वहाँ पे बर्फ के रूप में क्या वहाँ पे पानी है, ये लोग पता लगाएंगे इस मिट्टी से, मिट्टी के सैंपल से। साथ ही साथ वो ये भी पता लगाएंगे कि आखिर ये चंद्रमा का गठन कैसे हुआ था, चंद्रमा बना कैसे था, फिर वहाँ की जो मिट्टी है उसका नेचर क्या है, फिर इस मिट्टी में और वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें वो उस मिट्टी से पता लगाएंगे जो 2 किलोग्राम मिट्टी वो चंद्रमा से उठाकर लाए हैं। आगे देखते हैं, बट इसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो, और एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100 फुल मेंबर अब पूरे हो गए हैं। तो 100वां कौन बना है? तो ये बना है पराग्वे। 312 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था COP21 के साइड लाइन्स में, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जब हो रहा था पेरिस में, उसके साइड लाइन्स में इंडिया और फ्रांस ने इसका गठन किया था ISA का। अब ISA का एम ये है कि दुनिया भर के देशों को साथ लाना है, इसलिए ताकि वो एक्सटेंसिव यूज़ कर सके सोलर एनर्जी का, मतलब ये जो सौर ऊर्जा है उसको अच्छे से ये लोग यूज़ कर सके, हम सभी लोग। और ऐसा इसलिए ताकि फॉसिल फ्यूल्स को काउंटर करना है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि जो तेल है, डीजल है, इनको काउंटर करना है, क्योंकि ये तो वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे कुछ सालों में। तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। अब हेड क्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो यह है गुरुग्राम, हरियाणा में। कैपिटल जो है, जिसने अभी ज्वाइन किया है पराग्वे, उसका कैपिटल है असुनसियोन। प्रेसिडेंट है वहाँ के सैंटियागो पेना, और करेंसी वहाँ पे चलती है पराग्वे गुआरानी। आगे देखते हैं 313, हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL, इस कंपनी को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इस कंपनी को अभी मिनी रत्ना का दर्जा प्राप्त हुआ है। अलग अलग दर्जा दिया जाता है, मिनी रत्ना, महारत्ना, फिर नवरत्ना कंपनी, जिस तरीके से उसकी वैल्यूएशन है उस हिसाब से। तो इसको मिला है मिनी रत्ना कंपनी का स्टेटस। आगे देखते 314, साहित्य में उनके योगदान के लिए पेन पिंटर प्राइज 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है अरुंधति रॉय जी को। 314 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बुकर प्राइज विनर है ये अरुंधति रॉय। अब इनको मिला है 2024 का पेन पिंटर लिटरेरी प्राइज़, क्योंकि इनकी जो राइटिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, इनका ये मानना है। इसीलिए बहुत ही हिम्मती राइटिंग है, बहुत अच्छे से ये लिखती हैं, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब आगे देखते हैं, ये जो अनाउंसमेंट है ये ऐसे समय पे आया है जब दिल्ली के जो LG हैं VK सक्सेना जी, उन्होंने कहीं ना कहीं ये ऑर्डर दे दिया है कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, इसलिए क्योंकि 2010 में नई दिल्ली में हुए एक सेमिनार में इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दिया था, उसको लेकर अब इनके ऊपर मुकदमा चलेगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत, जो कि कहीं ना कहीं एक आतंकवाद विरोधी एक कानून है। तो खैर अब इनके ऊपर ये मुकदमा चलेगा। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 2024 का पेन पिंटर प्राइज़ मिल रहा है अरुंधति रॉय जी को। आगे देखते 315वां, होपेक संयुक्त अभ्यास, ये भारतीय वायुसेना और किस और देश के वायुसेना के बीच होता है?
तो ये होता है भारत और इजिप्ट के वायुसेना के बीच। 315 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 316 हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदन के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं? तो ये बेसिकली करते हैं आर्टिकल 87 के तहत। 316 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी लोकसभा इलेक्शन, जिसको जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, उसके बाद जब फर्स्ट सिटिंग बैठती है सदन की, उस समय राष्ट्रपति जो होते हैं, जो भी होते हैं, वो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो ये करते हैं आर्टिकल 87 के तहत। लेकिन अगर किसी बिल को पास करना हो और उसके लिए दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो वो बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत। और वो जो है उसको हेड करते हैं लोकसभा के स्पीकर, उसको हेड करते हैं। अगर लोकसभा के स्पीकर ना कर पाए किसी वजह से तो डिप्यूटी स्पीकर करते हैं। अगर डिप्यूटी स्पीकर भी ना हेड कर सके तो फिर राज्यसभा के वाइस चेयरमैन करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है जो मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। 317 हाल ही में किस सैन्य स्टेशन की सड़क को प्लास्टिक के कचरे से बनाया गया है? तो ये है जयपुर की सैन्य स्टेशन। 317 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हालांकि देश में ये दूसरा सैन्य स्टेशन है जिसको प्लास्टिक के कचरे से बनाया गया है। जो पहला था वो था नारंगी मिलिट्री स्टेशन, जो कि असम के गुवाहाटी में है। 318 प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं कपिल देव जी। 318 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 319 भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ये किस राज्य में खोला गया है? ये खोला गया है उड़ीसा में। 319 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 320 हाल ही में इदा शिशा नोंगरांग ये किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, मतलब किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो ये बनी है मेघालय की पहली महिला डीजीपी। 320 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इदा शिशा नोंगरांग जो कि फर्स्ट वीमेन डीजीपी बनी है मेघालय की, एक ऐसा स्टेट जो कि डोमिनेटेड है 3 मैट्रिलिनियल इथनिक कम्युनिटीज। तीनों के नाम है गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया जो कम्युनिटी है उससे डोमिनेटेड है ये। तो ये 1992 की आईपीएस मेंबर हैं ये, और ये खासी कम्युनिटी से आती हैं। जैसा कि मैंने बताया गारो, खासी और जैंतिया, तो ये आती हैं खासी कम्युनिटी से। और ये अब सक्सीड करेंगी लज्जा राम बिश्नोई को, क्योंकि वो रिटायर हो गए थे 19 मई को। चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड के संगमा मेघालय के। 321 हाल ही में पांडवुला गुट्टा को विशिष्ट भू विरासत स्थल घोषित किया गया। ये किस राज्य में है पांडवुला गुट्टा? तो ये है तेलंगाना में। 321 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 322 हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य? ये है तमिलनाडु में। 322 का बी करेक्ट होगा। तो इंडिया का जो रामसर साइट का जो टैली है वो 80 हो गया है। हालांकि ये जब क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बाद अभी 2 और रामसर साइट बढ़ गए हैं, तो टोटल हो गए 82। तो 2 कौन से बढ़े हैं? एक नागी और एक नकटी। ये जो पक्षी अभ्यारण्य है बिहार में, इन दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इंडिया में अब टोटल रामसर स्थल हो गए हैं 82। पहले थे 75, 5 जुड़े थे इसके पहले, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 5 जुड़े थे, कौन कौन से? अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुअरी, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये तीनों कर्नाटका के हैं। ये तीनों जुड़े, और साथ ही साथ तमिलनाडु के 2, एक जो क्वेश्चन में पूछा गया है कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और एक लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो 2 तमिलनाडु के, 3 कर्नाटका के। तो 75 पहले थे, हो गए 80, और 2 ये बिहार के जुड़े नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। टोटल इंडिया में हो गए रामसर स्थल 82। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, कितने हैं? 16। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 रामसर स्थल हैं। 323 हाल ही में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह वन किस राज्य में है? ये जो गुप्तेश्वर वन है ये है उड़ीसा में।
323 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 324, हाल ही में लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला कौन सा पहला निजी बैंक बना है? फर्स्ट प्राइवेट बैंक जिसने अपना ब्रांच खोला लक्षद्वीप में, तो ये बना है HDFC बैंक। 324 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 325, निम्न में से कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ सहमत हुआ है? तो वो देश है नेपाल। 325 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 326, हाल ही में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, जिस मूर्ति का नाम रखा गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका अनावरण किस राज्य में किया गया? मतलब इसको अनवील किया गया किस राज्य में? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। 326 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 327, हाल ही में असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। यह स्टैचू किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है वॉरियर मतलब योद्धा लचित बोरफुकान को ये समर्पित है। स्टैचू ऑफ वेल्लोर की जो मूर्ति है वो समर्पित है। 327 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस स्टैचू का अनावरण किया, जो कि 125 फीट टॉल स्टैचू है और ये अहोम के कमांडर लचित बोरफुकान को समर्पित है और ये है असम में जोरहाट, असम में जोरहाट एक जगह है वहाँ पे। अब इनको लचित बोरफुकान को नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी महाराज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने औरंगजेब के साथ एक डायरेक्ट बैटल किया था और इन्होंने औरंगजेब को हराया भी था। 328, हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की मूर्ति का अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह किया गया देहरादून में। 328 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो इनकी मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो अभी और वर्तमान में जो दूसरे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जनरल अनिल चौहान अभी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। 329, हाल ही में किस भारतीय राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो वो राज्य है तमिलनाडु। 329 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 330, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो ये हुई कोलकाता में। 330 का ऑप्शन सी। तो ये जो फर्स्ट मेट्रो है कोलकाता में, ये शुरू हुई थी 1984 में और अभी 2024 में कोलकाता ही वो शहर है जहाँ पे पहली अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट की गई। अब कोलकाता जो है ये कंट्री की सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है कोलकाता का वो है हावड़ा, जो कि 33 मीटर बिलो द सरफेस है। अब एक और बात ध्यान रखिए, ये जो अंडर वाटर मेट्रो है ये सिर्फ 520 मीटर ये कवर करेगी और ये रिवर जो हुगली है, हुगली नदी के अंदर ये कवर करेगी और ये 520 मीटर का जो डिस्टेंस है ये 45 सेकंड में कवर करेगी। दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें तो इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया था 2002 में। तो आप समझ सकते हैं इसके 18 साल पहले कोलकाता में मेट्रो 1984 में स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। आगे देखते 331, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में की गई? तो ये की गई बेंगलुरु में। 331 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 332, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार निम्न में से किस देश को दिया गया? तो ये दिया गया इंडिया को। 332 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया इस मामले में, मतलब इस बीमारी से लड़ने में, खसरा और रुबेला में, क्योंकि ये जो खसरा और रुबेला है, मीसल्स एंड रुबेला, ये क्या है? वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीज है। वैक्सीन से आप इसको, इस बीमारी को होने से आप बचा सकते हैं पहले वैक्सीन देकर। आगे देखते हैं 33, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस लिए है? तो ये है बेसिकली अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो उसको आप चक्षु पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल्स हो या लॉटरी के जो ऑफर्स के मैसेजेस आते हैं वो हो या किसी तरीके का फेक जॉब का ऑफर हो या मतलब आपके फ़ोन नंबर या बिजनेस को लीक किया गया है, तो ये सारा आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं चक्षु पोर्टल पे। 334, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र मतलब फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया बिहार की राजधानी पटना में। 334 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 335, जस्ट अ मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी हमारे आरबीआई के पहले के गवर्नर ये रह चुके हैं डुवुरु सुब्बा राव, डी सुब्बा राव। 335 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 336, नाइफ
मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई सलमान रश्दी के द्वारा। 336 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा इनकी और भी कई सारी किताबें हैं, उनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पर लिख के आया हूँ जो कि बहुत ही फेमस बुक्स है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये भी लिखा गया था सलमान रश्दी के द्वारा। शालीमार द क्लोन, द सैटेनिक वर्सेस, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक थी, तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। शेम, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, द मोर्स लास्ट साई, तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स इनके द्वारा लिखा गया, जिनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पे नोट करके लाया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 337 द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी सैम पिट्रोडा के द्वारा। 337 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन है? ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, मतलब कांग्रेस पार्टी का कार्यभार ये विदेशों में संभालते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है। हालांकि चुनाव के पहले इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, तो उनको इस पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से बन गए हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन। आगे देखते हैं 338 द विनर्स माइंडसेट, ये निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है शेन वॉटसन की ऑटोबायोग्राफी। 338 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 339 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचराब आश्रम का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में, साबरमती के पास। 339 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 340 निम्न में से किस देश का प्रजनन दर सबसे कम है? तो ये एक बार फिर से वो देश साबित हुआ है, साउथ कोरिया। 340 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो साउथ कोरिया अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है वर्ल्ड के लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट के मामले में। अब क्या है कि 2022 में इसका फर्टिलिटी रेट था 0.78 और इस बार ये घटकर और हो गया 0.72, मतलब एक कपल मिलकर एक बच्चा भी नहीं पैदा कर रहे हैं। अब फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन सेम जितनी है उतनी बनी रही, तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है 2.1 होता है। अगर माइग्रेशन को काउंट ना करे तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है 2.1 और इनकी फर्टिलिटी रेट है 0.72, मतलब काफ़ी तेज़ी से घट रही है और घटती ही जाएगी। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सुक योल। 341 हाल ही में नवरोज का त्यौहार मनाया गया, यह किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पर्शियन लोगों के नव वर्ष के रूप में। 341 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 342 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं किशोर मकवाना जी। 342 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 343 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस नवाफ सलाम। 343 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये लेबनीज जज थे, मतलब लेबनान में ये जज थे नवाफ सलाम। इनको अब अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट के रूप में। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, जो कि सिचुएटेड है द हेग नीदरलैंड्स में। अब क्या है कि 6 मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। तो एक तो हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर एक है UN सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मतलब इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इस तरीके से आप जानते हैं। और एक तो यहाँ पे ऑलरेडी हम जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो एक हो गया ICJ, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये हो गया छठा। तो 6 मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। आगे देखते हैं 344 CBSE के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं राहुल सिंह जी। 344 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 345 हाल ही में IRCTC का चेयरमैन और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार जैन जी को। 345 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 346 PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने हैं? PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के तो MD और CEO बने हैं समीर बंसल जी। 346 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 347 प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं PIB के, मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के? तो ये बने हैं शेफाली बी शरण जी। 347 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सक्सीड करेंगी मनीष देसाई को। पहले मनीष देसाई थे इस पोस्ट पे। अब PIB करती क्या है?
तो ये बेसिकली प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया, इनमें क्या है, गवर्नमेंट प्लान्स को, पॉलिसीज़ को, या तो फिर कोई नए प्रोग्राम है, इनिशिएटिव्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको ये बेसिकली बताती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सारी इंफॉर्मेशन ये पीआईबी देती है प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और वेब मीडिया को, गवर्नमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये देती है। अब ये पीआईबी जो है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। तो पहला जो न्यूज़ मिलता है वो पीआईबी को मिलता है, आगे वो न्यूज़ देती है ये सारी मीडिया को। आगे देखते हैं 348, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवनीत कुमार सहगल जी, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। अब ये प्रसार भारती ये रिप्लेस करेंगे ए सूर्य प्रकाश को। अब प्रसार भारती क्या करती है? तो ये क्या करती है, ऑपरेशंस को देखती है, दूरदर्शन के और ऑल इंडिया रेडियो के ऑपरेशंस को ये देखती है। अब दूरदर्शन क्या है, ये नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क है, और ऑल इंडिया रेडियो क्या है, नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है। तो इन दोनों के ऑपरेशन को जो देखती है वो है प्रसार भारती, और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं नवनीत कुमार सहगल जी। 349, हाल ही में विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक मतलब एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं श्रीनिवास पल्लिया जी। 349 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सक्सीड करेंगी थियरी डेला पोर्टे को, ये सक्सीड करेंगे। अब विप्रो का एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, इनका जो फॉर्मर नेम था वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल, इसी का शॉर्ट फॉर्म है विप्रो। इसके ऑनर है विप्रो के अजीम प्रेम जी। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। आज ये लास्ट क्वेश्चन है 350वां। तो ये हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में पावर ग्रिड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? पावर ग्रिड का, तो ये नियुक्त किए गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी। 350 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पार्ट 8 था, आगे पार्ट 9, 10, 11, 12 बहुत सारे अभी पार्ट्स आने बाकी हैं। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए, आप लोगों का बेहद फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।